हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो करवाने जा रहा हूं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो तरह के होते हैं, उनको हम कंसेप्ट्स और एजम्पशंस भी बोल सकते हैं और दूसरे होते हैं कन्वेंशंस। तो पहले हम इनके जो ये पॉइंट्स हैं वो हेडिंग्स हैं वो समझ लेते हैं, फिर एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन भी कराऊंगा और समझाऊंगा भी। तो पहले एजम्पशन या कंसेप्ट की अगर बात करें वो आता है पहले गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, उसके बाद दूसरा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, तीसरा है अक्रूअल कंसेप्ट, चौथा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, पांचवा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सिक्स्थ है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, सेवन्थ कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, एट्थ है ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट, नाइन्थ है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, टेंथ है मैचिंग कंसेप्ट, 11th है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। और इधर अगर हम कन्वेंशंस की बात करें तो वो आएगा, पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ठीक है, तो गाइज 11 तो आपके ये एजम्पशन एंड कंसेप्ट जिसको हम बोल सकते हैं, और इधर 3 हमारे ये कन्वेंशन है। तो टोटल प्रिंसिपल हमारे 14 हो गए। ठीक है जी, आपको अब एक एक करके मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का मैंने इस्तेमाल किया इसमें। तो सबसे पहले बेटे गोइंग कंसर्न assumption. So according to this assumption, it is assumed that business shall continue for a foreseeable fixed period. ठीक है, and there is no intention to close the business. मतलब according to this assumption, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period. मतलब ये लगातार चलता रहेगा और इसके सालों साल चलने की संभावना है और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को क्लोज करने की। तो इसीलिए हम इसकी एग्जांपल क्या ले रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बिजनेस में जब फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाती हैं और रिकॉर्ड की जाती हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, ये इसी एजम्पशन को फॉलो करते हुए कि बिजनेस सालों साल लगातार चलता रहेगा बिना रुके हुए। सो अकॉर्डिंग टू दिस assumption, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period. मतलब ये चलता रहेगा, ठीक है जी, जब तक कि कोई इंटेंशन इसको बंद करने की नहीं है। ठीक है जी, तो ये पहला एजम्पशन है, बिजनेस का लगातार चलते रहना, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। दूसरा है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर once selected and adopted should be applied consistently year after year. वो कह रहा है ये एजम्पशन कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार सेलेक्ट कर ली है या अडॉप्ट कर ली हैं वो कंसिस्टेंटली सालों साल वही यूज़ करते जाना है। द अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी चेंज्ड इफ़ द लॉ ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स इट, और चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। और उसकी मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन तभी आ पाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी यही रिक्वायर्ड करते हैं कि सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए जब तक कि उसको चेंज करना ज़रूरी ना हो। सो सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इसकी एग्जांपल है, या मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। ये अब आगे जाके अंडरस्टैंड करोगे कि ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं और आपको कोई एक बेस्ट मेथड चूज़ करना पड़ता है और उसी को ही आपको अप्लाई करना पड़ता है सालों साल। ठीक है जी, जब तक कि उसको चेंज करने का जहाँ तो कोई लीगली कोई रीज़न ना हो या वाकई कोई लॉजिक ना हो। बिना मतलब हम उसके मेथड्स को हर साल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। अब बचे थर्ड है अक्रूअल एजम्पशन। तो अक्रूअल एजम्पशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। मतलब हम अकाउंट्स में एंट्री तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो हैपन होगी है, जब वो ट्रांजैक्शन होगी है, ना कि उसकी सेटलमेंट की डेट। फॉर एग्जांपल आज आपने कोई सामान उधार पे ख़रीदा है, उसके पैसे अगर आपने 10 दिन बाद भी देने तो उसकी रिकॉर्डिंग आज होगी। सो दस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, दैट इज व्हेन सेल इज कंप्लीट, इट इज इमटेरियल, कैश इज रिसीव्ड और स्टिल टू बी रिसीव्ड। ओके, सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को भी हम उसी दिन रिकॉग्नाइज कर लेंगे अकाउंटिंग पीरियड इन विच, उसी अकाउंटिंग पीरियड में जिस वक्त रेवेन्यू रिलेटेड से हुए हैं रिकॉग्नाइज्ड, वेदर पेड और
नॉट, चाहे वो पे किए गए हैं या नहीं पे किए गए। फॉर एग्जांपल किसी की व्यक्ति की सैलरी इस मंथ की है, मान लो मई मंथ की है, पर अभी आपने उसको दी नहीं है, पर वो रिकॉर्ड किस में होगी, मई मंथ में की सैलरी के रूप में ही रिकॉर्ड होगी। ठीक है बच्चे, ये आ गया अक्रूवल अजम्पशन। इसमें हम क्या करते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। उसकी सेटलमेंट की डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंट तो है, मतलब कि रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दिन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुई है उसी दिन की रिकॉर्ड करेंगे। सेटलमेंट की डेट अलग भी हो सकती है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ कंसेप्ट की तरफ। फोर्थ कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। तो इसमें है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस अपने ओनर से सेपरेट माना जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑनर। वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बुक्स किसकी बनती हैं, बिजनेस की, ना कि प्रोप्राइटर की। ठीक है जी, इसलिए दोनों को अलग समझा जाता है फ्रॉम द रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है बच्चे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। बच्चे ये सिंपल प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब वो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको कि हम मनी में या इवेंट को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेंसिल है, किसी स्टेशनरी वाले ने 17 पेंसिल बेची, 14 कॉपीज़ बेची, 3 बुक्स बेची, रबड़ बेचे, पर हम उसको रिकॉर्ड क्या करते हैं, हम उसको मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं कि 120 रुपये का सामान बिका, 140 रुपये का सामान खरीदा। ठीक है जी, तो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद है बेटे 6 अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड्स। उसको स्मॉल पीरियड्स में हम बांट देते हैं सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलर पीरियड पे मेजर किया जाए। ठीक है, मेजर किया जाए मतलब चेक किया जाए, जनरली 1 ईयर और ईयरली बेसिस पे। बच्चों क्योंकि बिजनेस की जो हमने बात करी है कि लाइफ साइकिल लॉन्ग होता है, लेकिन हमें एक रेगुलर इंटरवल पे उसकी परफॉर्मेंस तो चेक करनी होती है। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पूरी लाइफ ऑफ द बिजनेस को एक पर्टिकुलर पीरियड में बांट देते हैं, और पीरियड वो जनरली 1 साल होता है। पीरियड कितना होता है बच्चे, 1 साल का पीरियड होता है। ठीक है, तो उस 1 साल का हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बचे कॉस्ट कंसेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। तो कॉस्ट कंसेप्ट ये कहती है कि जो भी आपने एसेट्स खरीदी हैं वो उसकी एक्चुअल परचेज प्राइस या उसको एक्वायर करने की जो प्राइस है उसको उस पर ही हम रिकॉर्ड करेंगे, और वही बेसिस रहेगा सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है जी, हम आज की मार्केट वैल्यू या रिलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिलाइजेबल वैल्यू जिस पे वो बिक सकती है, हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनली जितने की वो खरीदी है या उसको एक्वायर करने के लिए जितना पैसा हमने पे किया था। ठीक है जी, ये 7th हो गया। अब हम बात करते हैं बेटे 8th की। सो 8th का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, According to this concept, every transaction entered into by an enterprise has 2 aspects. अकाउंटिंग में जब भी हम कोई रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। सिंपली स्टेटेड, फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट। ठीक है जी, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। ओके बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज की जाती है, जब वो ट्रांजैक्शन एंटर्ड हुई है, टेक प्लेस हुई है, और उसकी ऑब्लिगेशन टू मनी रिसीव
इस्टेब्लिश हो गई है। द अमाउंट ड्यू ऑन रेवेन्यू और सेल में भी रिसीव्ड लेटर ऑन, और उसका पैसा जो मिलना है वो हो सकता है बाद वाली डेट का हो। फॉर एग्जांपल आज की डेट की बात करें तो आज अगर 17 मई को हमने आज सेल करी है, पैसे चाहे 3 जून को मिलने हैं, हमें ये डील हुई है हमारी उसके साथ, तो सेल कब रिकॉग्नाइज की जाएगी? 17 मई की। रेवेन्यू कब अर्न करी हमने? 17 मई को। रिकॉर्डिंग भी 17 मई को होगी। ये डेट हमारी पैसा रिसीव करने की है। बट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब हुई, रेवेन्यू अर्न कब मानी जाएगी? 17 मई की। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं मैचिंग कंसेप्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट the same period's expenses shall be matched with the same period's revenue to know true profit and loss of that particular period. It may also be noted that cash received or paid may be recorded later on. मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि सेम पीरियड के एक्सपेंसेस को सेम पीरियड की रेवेन्यू के साथ ही मैच किया जाएगा, तभी सही प्रॉफिट या लॉस आ पाएगा। अब 2022 का खर्चा ले लिया और इनकम आप 2020 की ले रहे हो, तो क्या आप प्रॉफिट सही निकाल पाओगे? नहीं। वो अगेन फिर एक बात और आ गई, उसका चाहे कैश रिसीव हुआ है या बाद में रिसीव होना है, लेकिन जो खर्चा 2022 का है उसको आपको 2022 की रेवेन्यू के साथ ही मैच करना है, तभी आप प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर या एक्यूरेट प्रॉफिट को बता पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है। ओके बच्चे, अब 11th क्या है? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। बच्चे ये क्या कह रहा है? दिस कंसेप्ट होल्ड दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लाइक कैश मेमो एंड बिल्स एटसेट्रा। वो कह रहा है कि वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जब भी हम कोई रिकॉर्डिंग करेंगे वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, कोई पक्षपात नहीं होगा। कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कोई एविडेंस चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट बिल या कैश मेमो के फॉर्म में हो सकता है। बिना किसी वॉचर के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना डॉक्यूमेंट के, बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 12th है जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बच्चे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of all the significant information relating to economic affairs of the entity। तो ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी रिपोर्टिंग की कि आप क्या इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी के बारे में दे रहे हो। अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट, गुड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। वो कहता है लीगल रिक्वायरमेंट तो चलो एक अपनी जगह है, लेकिन जो गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो क्या रिक्वायर करती है कि जितनी भी मटेरियल और इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है बच्चे, तो अब नेक्स्ट है 13th, इसका है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब है इट रेफर टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल if there is a reason to believe that the knowledge of it would influence the decision of the informed investor। मटेरियल इंफॉर्मेशन मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इवेंट इंपॉर्टेंट है, क्या आइटम इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उसको क्या चीज़ आपको प्रायोरिटी बेसिस पे इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करनी है, उस पर्टिकुलर पर्सन को इन्फॉर्म करनी है। कोई चीज़ किसी एक आइटम या कोई एक इवेंट किसी एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, पर इसमें से आपको जो चीज़ किसी के लिए आइटम किसी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको छुपाना नहीं है। इफ़ देयर इज़ अ रीज़न, जहाँ तो उसके पास आपके पास रीज़न हो, नॉलेज हो ये कि उसको उसके डिसीजन को वो प्रभावित कर सकती है, वो चीज़ तो आपने बिल्कुल नहीं छुपानी। जो किसी के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है वो इन्फॉर्मेशन आपने उसे नहीं छुपानी। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिवील करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। ओके जी,
उसको आप कंसील नहीं कर सकते, हाइड नहीं कर सकते, ये मतलब है। ओके बच्चे। उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जिसको हम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। सो दिस प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज शुड बी अकाउंटेड। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेज है उसको पहले ही हमने एंटिसिपेट कर लेना है, होना उसके होने का जो अनुमान है पहले लगा लेना कि ये खर्चा तो होने वाला है इस मंथ का। द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट पेंट अ बेटर पिक्चर, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बेटर पिक्चर ना बता दें, जबकि एक्चुअल में सिचुएशन वो नहीं है। दैट व्हाट इज देन व्हाट एक्चुअली इज द फ्रेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन दिस प्रिंसिपल दैट डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट, कि कोई अपने होने वाले प्रॉफिट का अनुमान आप पहले मत लगाओ, बट होने वाले खर्चों या लॉसेज की पहले ही डिटेल बना के रख लो। इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसमें आप होने वाले खर्चे नुकसान का अनुमान पहले ही लगा लेते हो और बुक्स में पहले ही उसकी प्रोविजन रख लेते हो। ठीक है जी, उसकी हम क्या बना लेते हैं? प्रोविजन पहले ही बना लेते हैं। ओके, और होने वाले खर्चों के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचोगे, वो जब होएगा तभी लिखेंगे, लेकिन खर्चा जो कंफर्म है कि जो होना है बट उसका अमाउंट अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, वो हमें लिखना पड़ता है। ठीक है जी। तो गाइज इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।